जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा 3 दिन की मातृभूमि तीर्थ यात्रा से आज फिर दिल्ली में आ चुका हूँ। इन 3 दिनों में और देश की मुख्य घटना पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। श्रावण मास आज से लग चुका है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा भक्तों का एक मेला लग पड़ा है, जिसे कलयुग में आकर के हर भक्ति में कुछ न कुछ आपको अतिशयोक्ति या विरुद्ध वर्णन दिखाई देगा। वही आपको कांवड़ यात्रा में भी दिखाई देगा। बहुत अनेक भक्त बहुत सारा तप करते हैं और ये गंगा का शिव से मिलन कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1-2% ही रहे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व इसमें एंटर कर रहे हैं, जिस कारण से यात्रा पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। हम लोग अपने जीवन में शुभ कार्य करें ना करें, अशुभ कार्यों का हिस्सा न बने, उससे हमें नहीं समस्त सृष्टि के सत्कर्ताओं को तकलीफ होती है। हर बार घटना आते हैं, कावड़ियों ने ये विध्वंस मचाया, पानी गिर गया तो उस गाड़ी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या उनके खान पान या कावड़ यात्रा में जिस तरह के डीजे आदि बजने की बात है, ये इसको कलयुग की भक्ति का स्वरूप कहें या विपरीत अवस्था का प्रतीक कहें, लेकिन ये कुछ हो रहा है। फिर भी मैं कांवड़ यात्रा का पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कांवड़ यात्रा सेवा करने वाले संगठन जो अद्भुत सेवा करते हैं 15 दिन के लिए, उन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये शंकर जैसे कालकूट विष पी गए थे, तो शंकर के सेवकों में थोड़ा बहुत विष तो होना स्वाभाविक है। शंकर के सेवक में विष हो भी गया तो इतना परिवार नहीं करना चाहिए। 3 दिन गांव में बताए मातृभूमि का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। सबसे बड़ी घटना यह घटी कि गुरु पूर्णिमा के ठीक पहले अनंत विभूषित दंडी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज हमारे घर पधारे। हमारे सत्संग भवन को उन्होंने पवित्र किया। सत्संग भवन जो बन रहा है, उन्होंने दिशा अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रगति पे अपनी सहमति लगाई। उसी दौरान भरत सिंह जी महाराज रामायणी, वो भी इसी डूंगरगढ़ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए थे, तो वो भी वहाँ पे आए। हम दोनों ने मिलकर के बहुत सुंदर हमारे साथियों के साथ, हमारे गली मोहल्ले के लोगों के साथ बहुत सुंदर सत्संग किया। संत और सहजता, सरलता, आर्जवम सब एक ही रूप के अनेक नाम है, सब पर्यायवाची है। संत सरल होता है। आज विश्व हिंदू महासभा के पीठा जो उस अध्यक्ष पद पे विभूषित है, प्रधान पे विभूषित है, वो संत इतने सहज हैं। जो कृपात्री जी महाराज की गद्दी पे बैठे हैं, उतने सहज है, कोई बुलाए फट से आ जाते हैं। महाराज से गंगा जल के अलावा कुछ नहीं लेते, भोजन वगैरह अपने यहाँ का केवल लेते। किसी तरह की चीज़ का स्पर्श कराना या किसी का शरण स्पर्श करना, वो उनकी संन्यास धर्म की मर्यादा को प्रभावित करता है। वहाँ से वो नोखा चले गए, जहाँ सुंदर 1000 मातृ शक्ति के द्वारा उनका कलश यात्रा में भव्य प्रवेश हुआ। और फिर मैं अगले दिन मैं वहाँ गया नोखा में। लेकिन उससे पहले से डूंगरगढ़ की गुरु पूर्णिमा की बात करूं। कृष्णानंद जी संत हुए थे, जो लगभग कृपात्री जी महाराज के समकक्ष थे, मतलब उन्हीं के वय में हुए थे। वो बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े त्यागी संत थे, और उनके भक्त बड़े ही उनकी कृपा से हमेशा आह्लादित रहते थे, कृतज्ञ रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद में, उनके देहावसान कहें या उनकी सदगति या वैकुंठ धाम गमन के बाद, उनके भक्तों ने एक संगठन बनाया और संगठन के द्वारा उनकी गुरु पादुका और उनके कमंडल आदि को लेकर के 1 वर्ष तक सेवा करना। जैसे गुरु महाराज ही हैं, वो बार बार यही कहते हैं, गुरु महाराज आगे चले गए, गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं, गुरु महाराज की सेवा आज कर। बड़ी पवित्रता से, बड़े निष्ठा भाव से 1 साल तक श्री डूंगरगढ़ में आदरणीय चुनलाल जी सोमानी परिवार, जिसमें राधा कृष्ण जी रतनलाल जी मुख्य थे, उनके परिवार के साथ मिलकर पूरे साल भर श्री डूंगरगढ़ के पूरे समस्त समाज ने और वहाँ के अनेक भक्तों में, जैसे हमारे प्रिय मनोज कलानी जी बहुत प्रमुख थे, उन सब ने पूरे 13 महीने तक बहुत सेवा की। और सेवा के पश्चात कल वहाँ 3 दिनों का विशेष महोत्सव हुआ, जिसके श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, श्री गीता का पाठ और श्री संकीर्तन विभिन्न गाँवों के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा किया गया। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ऐसे नहीं कोई धनपति ही उनके शिष्य। सवाई माधोपुर से लेकर के श्योपुर तक, मध्य प्रदेश तक, ये पूरा बेल्ट है, जहाँ के मीणा और अन्य वो लोग जिनको हिंदू धर्म
के साथ जोड़ना अति आवश्यक था। उन सबको हिंदू धर्म में पूर्ण श्रद्धा स्थापित करके उन्होंने ही उसको जोड़ा और जोड़ करके वो सब उनके साथ जुड़े। तो इस तरह से कृष्ण जी महाराज के 3 दिनों तक करीब 3000 लोग वहाँ पे श्री डूंगड़ पधारे। गांव के सभी लोग सेवा में लग के उनकी उचित व्यवस्थाएं की। व्यवस्थाएं बहुत अद्भुत थी, बहुत शानदार थी और गांव में 3 दिन गुरुमय वातावरण बना रहा। तो मैं अगले दिन वहां से गया, नोखा गया। सुबह 7 बजे उठ के नोखा में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में महाराज श्री के साथ आशीर्वाद गुरु पूजा करी और बहुत सुंदरता से महाराज श्री का आशीर्वाद प्रसाद पाया। फिर वहां से कुल देवी ओसिया में सोनी दुमनास गोद कुल देवी सेवलिया माता के मंदिर में गया, वहां दर्शन करे, माता का आशीर्वाद पाया। फिर अपने विशेष जमाई साहब की साथ मिलने बीकानेर पहुंचा। फिर रात को 9 बजे तक वहां पे आया। तो ये कार्यक्रम इस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। उस घटनाक्रम में 3 दिन का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। निर्माण कार्य और प्रगति में बढ़ गया और संतों का आगमन, घर में इस बार श्रीमती जी गई थी तो पूरा घर अलग तरह से लगा। आज भी मैं सह शरीर यहाँ पे हूँ, ये लगता है वहीं पे विराजित रहूं, इस तरह का भाव उन्होंने किया। तो आप और हम सब मिलकर के इस भाव को समझें, जानें, बहुत अद्भुत आनंद आएगा। तो हम और आप सब मिलकर के इस भाव को समझें। सरला का, विनोद का बहुत अभिनंदन स्वागत है। हमारे विनोद जी, हमारे भांजे भी वहाँ पे आए और बहुत अद्भुत तरह का आनंद उन्होंने भी लिया। आप और हम सब मिल करके, मैं आपका नंबर दे रहा हूँ, पूछो, अगर वो ले जाए तो आप और हम सब मिल करके इस भाव को जाने तो बहुत आनंद आएगा। आज जिस विषय पर विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ, देश भर में अभी सब लोग, देश में हम सब लोग अभी सब इस सीजेपी और इस नीट एग्जाम और उसके आंदोलन से जुड़े हुए इस विध्वंस से सब लोग व्यथित हैं। ये विध्वंस हुआ क्यों, ये क्यों घटना घटी, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। मैंने भी थोड़ी खोज की, आपके सामने शेयर करता हूँ। पहले तो इसमें नीट एग्जाम दिया किस लिए जाता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता नीट का मतलब क्या होता है। नीट का तात्पर्य है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए दाखिले के योग्य बन जाना। भारत में 1 लाख मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं और 22 लाख लोग, करीब 20 से 25 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं। अर्थात उस एग्जाम देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 5% लोग ही सीट पाते हैं, बाकी 95% लोग सीट पाते ही नहीं है। 5% को मिलने वाले हैं और सीट ये मेरिट के आधार पर दी जाती है। जिनकी मेरिट ज्यादा हो उनको सीट मिलती है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं और उस प्रयास में वो लोग कोचिंग क्लास की शरण में जाते हैं। बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं, बड़े बड़े 1-2 कोई पास कर लेती है या पास किए को अपने पर विज्ञापन के लिए बुलाते हैं, उनके बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। लाखों रुपए लोग कोचिंग में खर्च करते हैं। जब 20 लाख में से 1 लाख ही आना है, फिर भी लोग कोचिंग में जाते हैं। सब लोग सभी पास हो जाए, सबको पता है। कोचिंग कंपनियां भी जानती हैं इन लोगों को मैं इतना कुछ आगे बढ़ा नहीं पाऊंगी या मेरे पढ़ने से उनका नंबर नहीं आएगा, तो वो गलत तरीके अपनाती है, अनैतिक तरीके अपनाती है। और उन लोगों, वही लोग पेपर को बार बार आउट कराने का कार्य करते हैं। उन लोगों ने योजना बनाई 2024 में। बिहार हजारीबाग के पास कुछ पेपर, पटना में ये 24 का पेपर हुआ था। तो जो 1563 लोग उसमें प्रभावित हुए, सरकार ने उनको ऑप्शन दिया कि आप या तो ग्रेस मार्क्स लेके नया एग्जाम दे दो और या आप चाहें तो कुछ और ले लो। तो उन लोगों ने सब संतुष्ट हो गए। वो पेपर लीक को सरकार ने उस कार्य को संपूर्ण किया। इस बार का जो पेपर लीक है, ये सारे के सारे मिलकर के जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने पेपर आउट कराया। किन से? जिन्होंने पेपर बनाया था। मतलब जिस पे सरकार भरोसा करे पेपर ये लोग बनाएंगे, वही लोग अगर आपका विध्वंस करने लग जाए तो उसका उपाय क्या होगा। तो पेपर लीक करने वाले यही लोग थे जिन्होंने पेपर बनाया था और उसके द्वारा पेपर लीक करा के अपने विद्यार्थियों को दिया। लेने वाले कौन से? यही जैन जी था, जो अपने पैसे दे करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने पेपर की कॉपी, उन्होंने पेपर पहुंच गया टेलीग्राम पे और वहां से वायरल होकर खबर आई। सरकार को जो ही खबर मिली तुरंत उस एग्जाम हो चुका था, उस एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब समस्या उत्पन्न हुई। जो 22 लाख में से 1 लाख कौन से आने वाले किसी को नहीं पता। सरकार ने सबके लिए किया तुरंत। ऐसे नहीं कि उनकी पढ़ाई बेकार चली जाए, 6-8 महीने लग जाए, तुरंत ही हाथ क्या दूसरे एग्जाम का उन्होंने आयोजन कराया, सफलतापूर्वक आयोजन कराया बिना लीक के। और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया। नहीं रिजल्ट आने में 6-8 महीने लग जाया करते थे, रिजल्ट भी जल्दी आ गया।
अब प्रॉब्लम क्या है, जो 1 लाख स्टूडेंट आने वाले थे उसमें अधिकांश वो थे जो दोबारा एग्जाम दे करके भी वही सीट हासिल कर ली। सरकार ने अपने पास थोड़ी सीट रखी। हो सकता है 5, 10, 20, 25 बदल गए हों, किनको पेपर आसान लगाओ, किनको पेपर मुश्किल लगाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो उन लोगों ने मिलकर के बड़ा अभियान चलाया। 5-10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया कि हमारी तैयारी पहले थी, नया पेपर हमारा सही नहीं हुआ है, पुराना पेपर गड़बड़ हुआ है। इस चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो उनकी कमजोरी या माता पिता उनका विश्वास वो नहीं जीत पाए, कुछ भी हुआ हो, वो घटना घटी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी मृत्यु बड़ी विदेर कहानी थी, सबको विरह में डालने वाली थी, सबको तकलीफ देने वाली थी। तो सरकार ने इस बात को माना। और फिर बाकी लोग विदेशों से इस दौरान एक और घटना घटी। भारत के जस्टिस ने, जो मुख्य जस्टिस थे, उन लोगों ने इसको, सूर्यकांत जी ने उन वकीलों को जो अवैध डिग्री के साथ कोर्ट में आकर के जनहित याचिका लगाते हैं, उन सबको उन्होंने कॉकरोच कह दिया। वो वक्त एक बेरोजगार या एक देश के बाहर रहने वाला अनिवासी, भारत को नहीं प्यार करने वाले अभिजीत दीपके ने पकड़ा। और अन्य, वो पहले से आप पार्टी से जुड़ा हुआ था, और उसने बहुत सारे साधनों के साथ मिलकर के इसको उन्होंने अपने एक आंदोलन का नाम दिया, सीजेपी नाम दिया। और आजकल सोशल मीडिया में ऐसे लोगों के प्रति जो गलत कार्य करते हैं, लोग उनको ज्यादा जुड़ते हैं और वो जुड़ते चले गए। फिर वो आया, भारत सरकार ने भी उसको कहा कोई बात नहीं, प्रदर्शन कर सकते हो। यहाँ कहीं न कहीं भारत सरकार की में कमजोर रही, और उसको जिस तरह से उन्होंने कह दिया, उस तरह से समस्याएं तो हुई। तो आए सोनम वांगचुक, जो अपनी समस्याओं से घिरे हुए थे, उनके कई एनजीओ को सरकार ने बैन कर दिया था। और कई तरह से वो खुद भी बड़े मंत्री के बेटे रहे, खूब संपन्न व्यक्ति है सोनम वांगचुक। लेकिन उनके कुछ पत्नी के द्वारा चलाए गए कुछ एनजीओ को सरकार ने ध्वस्त कर दिया। उस ध्वस्त करने के कारण इन एनजीओ वो भी इनके साथ मिल गए। सबने मिलके ये अभियान चलाया और सबने मिलकर के ये 20-22 दिन तक किया। और उसमें कैसे कैसे लोग जुड़े आप सब जानते हैं। जितने भी सरकार विरोधी थे सारे लोग जुड़े, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा समर्थित छात्र दल हो, या आप जनता पार्टी हो, आप पार्टी हो, या फिर आपकी कांग्रेस पार्टी हो, या अखिलेश यादव, सभी जुड़े। जितने सेलिब्रिटीज विरोधी हैं वो सब भी जुड़े, चाहे प्रकाश राज की बात करें, सोरा भास्कर की बात करें, विशाल डल्लानी की बात करें, ऐसे अनेकों लोग जुड़े। योगेंद्र, जो एक्चुअली सलीम है, जो उनका असली नाम, मुस्लिम है, अपना नाम योगेंद्र रख करके लोगों को धोखा देते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के विरोध का कार्य करते रहते हैं। वो सब लोग जुटे। उन्होंने ऐसे जो जैन जी थे ही नहीं, जो पढ़ते नहीं थी, गलत व्यक्ति वहां पे इकट्ठे। हो सकता है 5-10% सही जनता भी रही हो। उन्होंने जिस तरह अब शब्दों में प्रधानमंत्री का और देश का अपमान किए, जिस तरह मातृशक्ति ने, बहनों ने, जिस तरह से बच्चियों ने जिस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, भारत उनके संस्कार को बताता है, उनके माता पिता के संस्कार को बताता है, भारत कहाँ पे पहुंचने वाला ये भी बताता है। जैन जी उसको कहते हैं जिनका 1997 से लेकर 2012 तक जिनका जन्म हुआ है, उनको जैन जी कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब मोदी सरकार आई तो वो 2 साल के थे, और आज वो लोग आज की डेट में 14-15 साल के, 17 साल के हो रहे हैं। ये जो जैन जी जो आ रहे हैं, 16 साल के जैन जी जो बन रहे हैं, वो 17 या 18 के हो चुके होंगे। वो लोगों ने मोदी सरकार को ही देखा है, उसके ही समर्थन विरोध उसी का जानते हैं। वो उन्होंने पुरानी सरकारों ने क्या क्या गलत किया वो नहीं जानते। कितने सारे पेपर लीक हुए, किस तरह से तानाशाही चलती थी, कैसे इमरजेंसी हुई, कैसे 84 के दंगे हुए, कैसे सिखों को हत्या की गई, इन सब बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो उनको भड़काना बहुत सहज है। और आज के जिस आधुनिक में जीवन में जी रहे हैं, उनको सुख सुविधाओं का लालच दे करके, या उन सुख बिना कमाए सुख सुविधा पाने का भाव, और ये बढ़ता इंटरनेट के माध्यम से, ये हर आदमी के हाथ में एक कैमरा, और कैमरे से इस सरकार ने जब बहुत ज्यादा अलग आदमी आए तो सरकार ने बल प्रयोग किया, इसमें कोई संशय नहीं है। बल प्रयोग की वही पिक्चरें ज्यादा आंदोलित हुई जिनमें सरकार के किसी पुलिस के द्वारा किसी लड़कियों के पे अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, वो आंदोलित हुई। बहुत सारे जो सरकार के पक्ष के मुरली मनोहर जोशी आदि भी सरकार का विरोध किया कि इन लोगों ने इन लोगों पे क्यों अत्याचार किया गया। अल्टीमेटली सरकार एक कदम पीछे लेती है, पीछे लेकर के उनकी मांगे मांगती है, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं और इसकी प्रक्रिया को सही करने का मौका देती है। जिनकी आत्महत्या होती है उनको 1-1 करोड़ की घोषणा करती है, और जो वो लोग नीट के एक्चुअली समर्थक थे उनके ऊपर कोई केस हुआ तो उसको भी सरकार वापस लेने की घोषणा करती है। लेकिन वो चाहते थे, पहले तो कह रहे थे बीजेपी के लोग ही सारे
पत्थरबाजी या वो कर रहे हैं। अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो कह रहे हैं कि इन पे हमारे लोगों पे कार्रवाई क्यों करी, अर्थात वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े उपद्रवी तत्वों ने ही अनैतिक और भीड़ को भड़काने वाले कार्य किए। कुल मिलाकर के ये सारी घटना इस तरह से आगे बढ़ी और अब सरकार ने कल इसके विरुद्ध में बहुत सुदृढ़ एक बिल पास कर दिया है। जो इन्फोसिस के आधार बनाने वाले नील केणी जी थे, नाम पूरा भूल रहा हूं, उन लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा पेपर बनाने वाला एक सिस्टम बनाने की घोषणा कर दी, परमानेंट इलाज कर दिया है। लेकिन विरोध करने वालों को तो विरोध करना है। इस परजीवी जो है, परजीवी दूसरों पे जीवित रहते हैं। तो इस तरह से पूरी नीट की कहानी 1 लाख सीटों से जुड़ी थी जो सरकार नहीं देती। सरकार ने ये सीटें 40,000 से 1 लाख इन्होंने करी है, इतने सारे एम्स इन्होंने खोले हैं, ITI इन्होंने खोले हैं, सीटें बढ़ी है, उसकी परवाह नहीं। एक पेपर लीक, सरकार का कोई मकसद नहीं, सरकार को फायदे, सिस्टम की कमी है। भारत में सिस्टम कमी तो हर कोई स्वीकार करता है, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर चीज स्वीकार हो रही है, तो उसी बचता है। लेकिन बढ़ाने वाले कौन? यही जैन जी जो मुफ्त में पास होने बिना दूसरे का हक मारना चाहते थे, उन्होंने तो पेपर लीक के लिए पैसे दिए होंगे। और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खुले हैं, उन लोगों ने इन पैसों को आगे बढ़ाने का कार्य किया होगा, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। और सरकार ने इस समस्या को बहुत अच्छी तरह संभाला है। हाँ, ये जो 1 करोड़ पे घोषणा करने वाले वो निर्णय और पहले हो सकते थे। ये निर्णय जो अभी सरकार ने विशेष लागू किए और पहले हो सकते थे, लेकिन सरकार के पास प्राथमिकताओं में कई कारण हो सकते, उस प्राथमिकता में नहीं रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के नीट एग्जाम कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ MBBS में दाखिल होने का एक प्रमाण पत्र है। चाहे कितना ही कैसा पेपर आए, 22 लाख में से 1 लाख लोग ही सीट पाएंगे और 1 लाख लोगों की सीट जो मिलने वाली है वो सबके लिए उपलब्ध है। जो प्रथम 1 लाख आएंगे उनको मिलेंगे। अभी आरक्षण वगैरह के मुद्दे भी इसमें जुड़ने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो इसमें गए वो सब सामान्य जनरल वर्ग के थे, लेकिन जनरल वर्ग की सीटें वैसे भी बहुत कम है, आरक्षित सीटें ज्यादा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करा, बस भड़काने का काम किया जा रहा है। मैं हमारे सभी युवाओं को, जैन जी को कहता हूं कि जेड वो होता है जो सभी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, और एक जेड समापन का भी प्रतीक है। तो आप देखिए आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं तो 25 का बोझ अपने आप, जेड के जो 2 खाने होते हैं ना, उसमें एक तरफ से लेता है तो उसको अंदर रख लेता है, बाहर नहीं जाने देता। दूर से जेड की तरफ से कोई तकलीफ आती है तो उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने परिवार को नहीं जाने देता। लेकिन क्या वो जेड हैं? आपको क्या जनरेशन जेड हैं जो, या आप समापन वाली जेड है? क्या करने वाले हैं? सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। ये देश प्रजातंत्र जरूर है, सबको आपका अपने द्वारा बनाया गया एक शासन है, लेकिन उसकी प्रजातंत्र की व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था के हर कोई आदमी धमका कर सारा कार्य कराने लग जाएगा तो इस चुनाव का इन सब, हालांकि मैं नहीं चाहता चुनाव, देश में चुनाव की व्यवस्था खत्म हो जाए तो बहुत उचित रहेगा। देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा, बहुत जल्दी प्रगति करेगा। इस कारण से हमारी बहुत सारी सरकार के साधन जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगने चाहिए थे वो सब के सब लोगों को मुफ्त बांटने में लग जाते हैं। चलिए कुछ कीजिएगा, सोचिएगा, जिससे कुछ करने का मन था। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी बधाई। हमारे जीवन में विवेक का उदय होना, अहंकार का अंत होना और त्रिगुणों से मुक्ति होना, ये सब गुरु के द्वारा होता है। गुरु ही अतियोग अनुशासन में लाते हैं, गुरु ही योगश्चित्त प्रति निरोध करते हैं, गुरु ही हमें दृष्टा के रूप में स्थापित करते हैं। तो हम सब के जीवन में गुरु तत्व है। हमारा जब प्रकृति पे आभा मंडल जागृत होता है तो ये गुरु तत्व है, हमारा विवेक में बदल जाता है। रितंबरा प्रज्ञा भी कहा है, ज्योतिषमती भी कहा गया है। ये जब विवेक में बदलता है तो हमारी बुद्धि मन के द्वारा मन को सही गाइड करती है, और मन भी उस सही गाइडेंस से अपने इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं, मुख्य क्रम की तरफ भेजता है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके मन में कोई भाव हो, विचार हो तो अवश्य लिखिएगा। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।